हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं का रिवीजन करेंगे। अभी बोर्ड परीक्षाएं पास में आ रही है तो उसका एकदम जल्दी से रिवीजन कैसे हो उसको नोट्स के रूप में अपन तैयार करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो वास्तविक संख्याएं हैं आपको ये समझना ये वास्तविक संख्याएं है क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें क्या क्या चीज साथ में है, कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं वो देखो। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसमें ये कौन से नंबर्स होते हैं, इसके अंदर जो गिनती होती है अपनी वो पूरी गिनती इसी के अंदर आती है। 1 से लेके जहां तक हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद में सेकंड है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके आगे 0 लगा दो, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। 0 1 2 3 वही इन्फिनिटी तक, अनंत, आगे जहां तक हम गिनती बोल सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्याएं के अपन यूं बोले, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? आप क्या जवाब देंगे? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक नहीं मान सकते क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद में आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है पूर्णांक। अब पूर्णांक ये मतलब बेस है जो हमको पता होना चाहिए। पूर्णांक में क्या होता है जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इसके अंदर पूर्णांक को मतलब यूं समझ सकते हैं कि पूर्णांक 3 तरीके के हैं। कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव और एक 0। पॉजिटिव मतलब जैसे आप यूं समझे 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव है। 0 के इस साइड वाले -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है। ये धनात्मक जो भी संख्याएं हैं, ऋणात्मक और बीच में जो है इनके 0। पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इंक्लूड होती है। मतलब पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं भी होती है और प्राकृतिक संख्याएं भी होती है। और लास्ट है अपने परिमेय। परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्याएं, इसमें भी 2 पार्ट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या देखते। देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं मतलब p/q के रूप में हम जिनको लिख सके, p/q। अब जैसे 2/3 5/7 9/11 ये मतलब जो भी संख्या है जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी परिमेय संख्या है। इसमें जैसे 2 होता है उसको भी परिमेय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0 को भी परिमेय संख्या में माना जाता है क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो q है आपके, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी परिमेय संख्या में होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब है जैसे √2 √3 और ये जो अपना पाई आता है वो भी अपरिमेय संख्या का ही फॉर्म है। तो अभी यहां तक आपको समझ में आ गया वास्तविक संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय। इन सबको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ये सब वास्तविक संख्याएं के अंदर आते हैं। वैसे इसको समझने का एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूं। जैसे हमने एक, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ये देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक, यहां लिख दीजिए प्राकृतिक। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। और चौथे पर पढ़ा हमने परिमेय। प्राकृतिक में हमको पता है ये कहां से शुरू होता है, रिवीजन के रूप में आप अपने माइंड में रखिए। प्राकृतिक हमने 1 2 3 मतलब 1 से शुरू होता है। पूर्णांक जो 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक में जो पॉजिटिव, नेगेटिव जिसमें सब इंक्लूड होता है,
और परिमेय जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या, देखो हमको जैसे अंदर से बाहर चलना है, अंदर से बाहर मतलब जैसे ये जैसे मतलब नीचे से ऊपर चलता है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। पूर्ण संख्या को पूर्णांक में मान सकते हैं और पूर्णांक को परिमेय में मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, क्योंकि परिमेय जो संख्या मैंने आपको बताई इसमें अपन -3/7 लिखते हैं, तो मतलब नेगेटिव नंबर भी P/Q के रूप में है, तो उसको भी हम परिमेय संख्या ही मानते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, ठीक है। और इसके साथ में जब हम अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलके पूरा का पूरा वास्तविक संख्याएं माना जाता है। ये वास्तविक संख्या, ये मतलब बेसिक नॉलेज है जो सबको पता होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्या क्या है। अपन चैप्टर कर लेते हैं पूरा, लेकिन अपने को पता ही नहीं है इंटीजर्स क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक है। अब उसके आगे वाला देखते हैं। अब अपना अगला पॉइंट है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, वैसे ये आपके 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं। भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पर माइंड में से निकल जाता है कि भाज्य, अब अभाज्य का मतलब क्या है और भाज्य का मतलब, देखो अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल अपने पहाड़े में आती है। मतलब अपने पहाड़े में मतलब अपनी टेबल में आती है। जैसे कि मैंने नंबर लिया 7 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आती है और इसके गुणनखंड करें तो क्या होगा, 7 × 1 या 1 × 7। उसी तरह से 5 है, 5 × 1 13 है, 13 × 1। ये मतलब सारी अभाज्य संख्याएं। इसमें अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, शुरू देखो 2 3 5 7 11 आगे। अगर आपको पूछा जाए अभाज्य संख्याएं में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा नंबर होता है आपका 2। अब उसके बाद में भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या जैसे 4 5 नहीं 4 6 8 9 और उसके आगे अपन 10 12, ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब ये खुद की टेबल में तो आते ही है, लेकिन दूसरों की टेबल में साथ में आते हैं। जैसे कि 4 है, 4 के हम अगर टुकड़े करें तो देखो 1 2 और 2, 2 से ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं मतलब वो भाज्य संख्या है। जैसे अपने पास में 8 है, 8 के टुकड़े करें तो ये किस किस की टेबल में आता है, यूं मान लो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। किस किस की टेबल में आता है वैसे मान, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 तो टुकड़े हो रहे मतलब अभाज्य है, 2 से ज्यादा हो रहे मतलब भाज्य संख्या है। अब आपको भाज्य और अभाज्य संख्या हम दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब अगला जो पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है मतलब सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या है, देखिए सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्रो प्राइम नंबर। अब सअभाज्य संख्या का मतलब देखो ये 13 है और ये 15, एक एग्जांपल से समझते हैं। 13 के टुकड़े क्या होंगे, ये अभाज्य संख्या हैं और ये भाज्य संख्या है, दोनों मतलब साथ में आ गई। अब 13 के टुकड़े तो माने तो 1 × 30, 15 के 3 × 5 × 1, लेकिन इनका एचसीएफ जो है वो एक ही आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो एक ही है। एचसीएफ अगर इसका निकाले तो वो क्या होगा 1। तो हम इसके अगर डेफिनेशन देना चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए तो क्या देंगे कि ऐसी दो भाज्य और अभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ अगर एक आए तो हम उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। ये है क्या, वैसे इंग्लिश में इसको बोले तो को प्राइम नंबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये बेसिक नॉलेज है। उसके बाद में आपके पास में अगला जो सीखना है वो है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, देखो दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में क्या समझना चाहते हो, एक परिमेय संख्या जैसे अपने पास में होती है, परिमेय संख्या इसमें एक शांत कह सकते हैं अपन, एक इसमें कह सकते हैं अशांत।
अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का अब मतलब क्या होता है देखो, जैसे आपके पास में कोई नंबर है 3.5, ये खत्म हो गया है, तो ये क्या है, शांत परिमेय संख्या मान सकते हो, शांत दशमलव प्रसार मान सकते हो, इसके आगे ये खत्म हो चुका है। एक जैसे आपके पास में 3.5555 यूं आगे तक चलता रहा, नंबर एक ही आ रहा है, मतलब सेम नंबर ही चलता जा रहा है, तो जैसे 515151 आ रहा है तो भी वो आवर्ती ही माना जाएगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार है और ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में अशांत दशमलव प्रसार होता है, अनावर्ती होता है उसमें, शांत अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब है जैसे अपने पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415, मतलब आपके पॉइंट में आएगा लेकिन सेम नंबर नहीं आता, और अलग अलग नंबर, मतलब वो खत्म भी नहीं होकर अलग अलग नंबर से आता जाएगा। ये होता है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये हो गया। अब उसके बाद में आपको कोई नंबर दे दिया जाता है और उस नंबर को आपको क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है वो देखो। अब जैसे आपके पास में 156 कोई नंबर है, वैसे 156 क्या है, पीछे देखो 6 है, एक तो ये सम संख्या है, अब सम संख्या है तो ये भाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसके जो टुकड़े करेंगे वो सारे अभाज्य संख्या के होंगे। कैसे करना है आपको, जैसे देखो 2 का डिवाइड लगाया आपने, 2 जैसे छोटा नंबर वही है, तो देखो 2 से क्या आया 7 और 8, वापस 2 से किया तो ये आ गया 3 और 9, वापस ये अब 39 आ रहा है, तो 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, वैसे अपने को नॉलेज में है 3 का आएगा जैसे 30 और ये 13 और 1। अब ये 156 है, इस 156 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये नंबर देखिए आप सारे, ये सारे अभाज्य नंबर है। अभाज्य मतलब जो मतलब क्या कहते हैं अपनी टेबल में ही आते हैं। इस 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो 3 इंटू 13, मतलब इस 156 जो भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने बताया। तो यहाँ तक आपको जैसे समझ में आया, आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है 1.1 में कि एक भाज्य संख्या आपको दी हुई है और भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। आप उसके टुकड़े करते जाएंगे तो आपको जो टुकड़े मिलेंगे वो सारे के सारे अभाज्य नंबर होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे वाला करते हैं अपन। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फिर महत्वपूर्ण एक सूत्र आ रहा है अपने, और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। अब अपने पास में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब है, देखो इसको मैं परिभाषा तो आपके बुक में लिखी हुई है, वैसे मैं आपको खाली समझाती हूँ। अब इसमें क्या है, ये अंकगणित के आधारभूत, जैसे आपके पास में कोई भाज्य संख्या है 15 और इसके टुकड़े किए आपने 3 इंटू 5, ठीक है। अगर इन टुकड़ों को हम 5 इंटू 3 लिख दे तो क्या इसके मतलब भाज्य संख्या में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं। मतलब कहने का मतलब है अगर भाज्य संख्या के अभाज्य टुकड़ों को या टुकड़ों के क्रम को बदल दिया जाए तो भाज्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही आपके अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो ये आपको खाली एक एग्जाम्पल से समझना, आप इसको समझोगे और फिर अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। अब दूसरा है जो महत्वपूर्ण सूत्र आपके जो इस चैप्टर में आया वो क्या है कि दो संख्याएं, कोई भी आपको दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे इसको दो संख्याओं को हम जैसे ए और बी मान लें, ये दो संख्या है अपने पास में, और यहाँ है आपके पास में एचसीएफ और एलसीएम। अब आपके पास में संख्या हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे संख्या लेते हैं ए की जगह 24 और बी की जगह ले लेते हैं 36। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम अपने को निकालना है। अब पहले तो 24 का अपन गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं। देखो क्या होता है, 2 का डिवाइड लगाया, उसी प्रकार से ये 36 का भी निकालते हैं।
ये सबको आता है, वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास में जैसे आप इसको लिखेंगे कैसे, देखो 24 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी गलती से यहाँ 2 आ रहा है, ओके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ आपके पास में 36 है, 36 को क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, देखो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर कॉमन 2 2 दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में मिल जाएगा, एक ये 3 जो है ये दोनों मिल जाएगा, मतलब आपका 2 2 और ये 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एचसीएफ है 12। एलसीएम ये 12 या 12 ये तो लिखना ही है, इसके अलावा जो आपका नंबर बचता है उनको भी हमको साथ में लेना है। कितने हो गए, 12 दूना 24 और 24 दिया 72, ये है आपका एलसीएम। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम इसको सूत्र में लिखते हैं या अप्लाई करते हैं, देखो कैसे लिखोगे, सूत्र क्या है अपना, A इंटू बी एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ए और बी कौन सा है, ए और बी अपने पास 24 और 36 है, और एचसीएफ जो आया वो अपना आया 12 और ये आया 72। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और कमेंट में मेरे को आंसर देना क्या ये बराबर आ रहा है, अगर ये बराबर आ रहा है तो अपना आंसर सही है। अब आपके बोर्ड एग्जाम है तो उसमें छोटे वाले प्रश्नों में ये प्रश्न आता है, जैसे आपके पास में 2 संख्या दे देते हैं और 2 संख्या में से एक संख्या नहीं देते और एचसीएफ और एलसीएम दे देते हैं, और आपको पूछते हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। जैसे मान के चलते हैं अपने पास में अभी ये था, ठीक है, अब अपने पास में जैसे क्वेश्चन में या प्रश्न में अपने को देते हैं कि 2 संख्याएं, ए आपके पास में 24 है, बी आपके पास में ये 36 नहीं देके क्वेश्चन मार्क है, और एचसीएफ और एलसीएम जो आपको एचसीएफ 12 दे दिया और एलसीएम आपको 72 दे दिया। अब पूछा है कि बी निकालो, तो अपने को लिखना क्या है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए इंटू बी एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब आपने को बी निकालना है तो एचसीएफ और एलसीएम इसके नीचे आ जाएगा ये आपका ए, मतलब एचसीएफ कितना है 12 और ये है 72, और ए अपने आप दे रखा है 24। अब आप इसको करके देखो, आपने क्या 36 आ रहा है वापस, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 से इसको काटो, ये आपके 36 आ रहा है, मतलब दूसरी संख्या जो है वो आपके 36 है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में छोटे प्रश्नों के रूप में, और ऑब्जेक्टिव रूप में भी आता है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।